नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी थी तो नारा दिया गया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन 10-11 साल के बाद यह समझ में आ रहा है कि उस नारे का असली मतलब यह था कि अपनों को तो जम के खिलाऊंगा, उनके खाने के लिए नए नए रास्ते बनाऊंगा, लेकिन जो गैर हैं, जो मेरे पॉलिटिकल विरोधी हैं, वो नहीं भी खाएंगे तो उनका जीना हराम करके रख दूंगा। सीबीआई भेजूंगा, इनकम टैक्स भेजूंगा, ईडी भेजूंगा और उन्हें परेशान करके रख दूंगा। करप्शन के जो नए नए रास्ते बनाए गए हैं मैं आगे बताऊंगा आपको। सेल के मामले में जो भारतीय सरकार की संस्था है, कैसे उसको खोखला किया गया अपने पसंदीदा को फायदा पहुंचाने के लिए, और कैसे उस पसंदीदा ने चंदा पहुंचाया भारतीय जनता पार्टी को। वो सारा खेल तो आगे मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके पहले मामला सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की थी तमिलनाडु सरकार ने कि उसका एक कारपोरेशन है, उसका एक निगम है, राज्य विपणन निगम, उसके मुख्यालय पर छापेमारी की गई। मतलब किसी व्यक्ति पर नहीं की गई है, किसी करप्ट पर्सन पर नहीं की गई है। यह छापामारी सीधे सीधे राज्य सरकार के एक निगम पे की गई है। इस मामले में राज्य सरकार के वकील थे कपिल सिब्बल साहब। उन्होंने सीबीआई की बेंच के सामने कहा कि 2014 से 21 तक 41 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। 2025 में ईडी आती है सामने और सीधे निगम मुख्यालय पर छापा मारती है, वहां से फोन, लैपटॉप वगैरह जब्त करती है, उनकी क्लोनिंग करती है। आप सोचिए, एक मुख्यालय के ऊपर, एक संस्था के ऊपर ईडी रेड डालती है जो राज्य सरकार की संस्था है। एसवी राजू जो एसजी हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे ईडी को, और उनसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवई साहब थे, उन्होंने कहा कि आपने तो सारी हदें पार कर दी हैं। ईडी ने सारी हदें पार कर दी हैं। किसी आदमी के खिलाफ केस था, उसकी जांच हो सकती थी। एक पूरी की पूरी संस्था के ऊपर जब आप जांच करते हो तो आप ना केवल अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, बल्कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, वो ये कहा कि आप देश के फेडरल स्ट्रक्चर का, संघवाद का पूरी तरह से निगेशन कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब एक सेंटर है और एक राज्य है। सेंटर को अधिकार है तो राज्य को भी अधिकार है, और हमारी केंद्र सरकार यही कर रही है कि खास तौर पर जहां पर विपक्ष की सरकार है, वहां पर राज्यों का अधिकार लगातार कम करने की कोशिश कर रही है। कहीं ईडी के माध्यम से तो कहीं राज्यपाल के माध्यम से। तमिलनाडु का ही मामला है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। अपना इन्होंने अध्यक्ष तक हटा दिया था कि एआईडीएमके के साथ गठबंधन हो जाए, कुछ सीटें मिल जाए, लेकिन एआईडीएमके ने कहा हमें भी तुमसे गठबंधन नहीं करना है। न सीटें आ रही हैं, ना पार्टी बन पा रही है, तो फिर परेशान कैसे करें? परेशान करने का यही तरीका है, ईडी करो, राज्यपाल करो। अब राज्यपाल वाला मामला तो आपको पता है, वो बताने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में वो भी गया था। राज्य सरकार ने कानून पास कर दिया, विधानसभा से कानून पास हो गया, उसके बाद गया राज्यपाल साहब के पास, और राज्यपाल साहब उसको महीनों लटका के बैठे हुए थे। ना हाँ कहें ना कहें, कानून बन ही नहीं पा रहा है। राज्य सरकार काम कैसे करेगी अगर हर कागज ऐसे ही दबा के रखा जाएगा? मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आपको 4 महीने के अंदर इस पर हाँ या ना कहनी पड़ेगी। अब फैसला तो आ गया, लेकिन केंद्र सरकार खलबलाई हुई है। राष्ट्रपति ने एक पत्र लिखा है जिसमें ढेर सारे सवाल पूछे हैं, जिसमें यह भी सवाल शामिल है। अब वो फैसला तो पलट नहीं सकता है। अब जो सवाल पूछे हैं, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट उसका क्या जवाब देता है। लेकिन इस सवाल का जवाब तो देना ही चाहिए कि केंद्र सरकार कानून पास करती है, राष्ट्रपति के पास भेजती है, और घंटों में वो कानून राष्ट्रपति का सिग्नेचर होने के बाद पास हो जाता है, आ जाता है, लागू हो जाता है। लेकिन राज्य सरकार कानून बनाए, राज्यपाल जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भेजा हुआ है, वो 4 महीने, 6 महीने, 5 साल अगर अपने पास ही दबा के रखेंगे, तब तो कोई राज्य सरकार कानून बना ही नहीं पाएगी। वो तो राज्यपाल का मामला था। और यहां पर ईडी राज्य सरकार की एक संस्था के ऊपर बाकायदा छापे मारती है। संस्था के चेयरपर्सन और बाकी लोगों के फोन वगैरह जब्त करती है, उनकी क्लोनिंग करती है। जस्टिस गवई ने जो कहा है, चीफ जस्टिस गवई ने जो कहा है, वो साफ बताता है कि नीयत कितनी खराब है। और ये तो हम देख ही चुके हैं कि ईडी का इस्तेमाल किस किस तरह से किया गया है। जिस प्रदेश में चुनाव होता है वहां ईडी पहुंच जाती है और विपक्ष के नेताओं के यहां छापे पड़ने लगते हैं। 100 केस करती है तो मुश्किल से 4 में गलती साबित कर पाती है, लेकिन 96 को परेशान तो कर ही लेती है। वही खेल तमिलनाडु में खेला गया है। कपिल सिब्बल के माध्यम से तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है, और ये जो लताड़ लगी है ईडी को, जरा सी भी शर्म होती तो दोबारा ऐसा काम नहीं करते। लेकिन केंद्र सरकार आदेश देगी तो उनको करना ही पड़ेगा। कुल मिलाजुला कर मामला यह है कि हमारे यहां संस्थाओं को नष्ट कर दिया गया है, और संस्थाओं को ही नहीं, जिनको एक जमाने में 7 ज्वेल्स कहते थे,
जैसे नवरत्न हुआ करते थे अकबर के दरबार में, ऐसे ही सेल, भेल, गेल जैसी कंपनियां थीं जो भारत सरकार का नवरत्न हुआ करती थी, जो न केवल ढेर सारे लोगों को रोजगार देती थी बल्कि अच्छा खासा पैसा कमाकर भारत सरकार को देती थी, जो देश के विकास में लागू होता था। उन संस्थाओं को जिस तरह से बेचा जा रहा है, बाकी सब किया जा रहा है, प्राइवेटाइज करके अदानी जी की गोद में बिठाया जा रहा है, वो सब तो है, लेकिन जिस तरह से लूटा जा रहा है, वायर की एक स्टोरी आई है और वो दहला देने वाली स्टोरी है। इस स्टोरी में बहुत साफ बताया गया है कि एक कंपनी है जिस कंपनी ने 30 करोड़ रुपए चंदा दिया था भारतीय जनता पार्टी को, और इस कंपनी का नाम आया है सेल के स्टील घोटाले में। सरकारी स्टील कंपनी है सेल, और जिसका पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आप जानते हैं सेल बहुत पुरानी कंपनी है, हो सकता है आपके घर के लोग भी सेल में काम करते हों, कोई ना कोई आपके परिचित काम करते हों। सेल में एक बड़ा घोटाला हुआ है, और सबसे दर्दनाक बात यह है कि जिस अधिकारी ने इस घोटाले को पकड़ा था, राजीव भाटिया, रिटायरमेंट के 7 साल पहले ही जबरदस्ती उनको रिटायर कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने ये घोटाला पकड़ा था कि कैसे सेल के माध्यम से एक ऐसी प्राइवेट कंपनी को फायदा उठाने दिया जा रहा है जिसका नाम एप्को इंफ्राटेक लिमिटेड है, जो भारतीय जनता पार्टी को 30 करोड़ रुपए का चंदा देती है। एप्को कंपनी की आप वेबसाइट देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ है वह पीएम मोदी के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाले भारत के सपने को पूरा करने में बहुत बड़ी सहयोगी है। मतलब कंपनी नहीं चला रहे हैं, मोदी जी का सहयोग करने के लिए कंपनी चला रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि उनके भारतीय जनता पार्टी से कैसे संबंध हैं। अगर चुनाव आयोग ने जो आंकड़े प्रदर्शित किए थे उनको अगर देखा जाए तो इस कंपनी ने 15 जनवरी 2020 से 12 अक्टूबर 2023 के पहले, यानी पिछले चुनाव के पहले 30 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे, और ये सारे चुनावी बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी ने भुनाए थे, यानी 30 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया गया। वैसे इस कंपनी पर भारत सरकार भी बहुत मेहरबान रही है। एप्को को भारत सरकार से कई बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिले हैं, जिसमें 10 एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट हैं। इसमें 14 लेन वाला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जेड मोड़ की जो सुरंग है, मुंबई में केबल स्टे ब्रिज है, दिल्ली एनसीआर में मेट्रो के ऊपर बनने वाले एलिवेटेड वायडक्ट पुल है। ये सारे काम एप्को को दिए गए हैं। अब आते हैं कि सेल के साथ इसका क्या मामला है। लोकपाल ने जो इस पर कमेंट किया है, जो इंटरनल प्रोसेस पे कमेंट किया है, वो मैं पहले पढ़ देता हूं, फिर मेन मामले पे आता हूं। लोकपाल कहता है कि ये केवल इकोनॉमिक लॉस का सवाल नहीं है, बल्कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या सिस्टम को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए और कंपनी को प्रॉफिट दिलाने के लिए नियमों से छेड़छाड़ की गई थी। स्टील बाजार के अनुभवी खिलाड़ी हैं सेल, उनके अधिकारी मिलीभगत से सिस्टम में गड़बड़ी कर सकते हैं। अब देखते हैं सेल पर मेन आरोप क्या है। सेल पर आरोप यह है कि इन्होंने 100 से ज्यादा ऐसी कंपनियों को सस्ते दाम पर 11 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा स्टील भेजा है, जो किसी तरह का निर्माण नहीं कर रही थी, लेकिन निर्माण के नाम पर, निर्माण कार्य के नाम पर सेल से मिलने वाली छूट ले रही थी। यानी सेल जो कंपनी है, अगर आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हैं, अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो जो ये स्टील बेचती है उस पर आपको अच्छी खासी छूट देती है। अब 100 से ज्यादा कंपनियों ने ये छूट ली, जबकि वो कंस्ट्रक्शन का कोई बिजनेस नहीं कर रही थी, और इस प्रोसेस में 11 लाख मीट्रिक टन से स्टील भेजा गया। समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक कंपनी आती है सामने, वो आती है सेल के पास कि हमको आपसे स्टील खरीदना है, स्टील 100 रुपए का होना चाहिए, लेकिन वो कहती है नहीं, तो हम तो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इसलिए छूट वाले में आते हैं, उसको 70 रुपए में मिल जाता है। अब आप पूछेंगे कि वो कंपनी 70 रुपए में स्टील खरीद तो लेगी, लेकिन कंस्ट्रक्शन करती ही नहीं है, तो उसका क्या काम है। यहां सबसे बड़ा घोटाला है कि वही कंपनी सेल से सस्ता स्टील लेकर मार्केट में महंगा स्टील बेचती है, और ये जो नुकसान है वो नुकसान किसका होता है? सेल का होता है। सेल अगर सीधे बेचता उनको तो सेल अपनी प्राइस पे बेचता, लेकिन सेल तो छूट पे बेचता है, और खरीदने वाली कंपनियां बिना छूट दिए आगे दूसरी कंपनियों को ये स्टील बेच देती हैं, जिससे सेल का अरबों का घाटा होता है।
जो जांच पड़ताल हुई है उसके हिसाब से ये जो गड़बड़ी है, इससे सबसे बड़ा फायदा मिला है VIPPL नाम की कंपनी को। और इस कंपनी से जुड़े भ्रष्टाचार में जिस एप्को का नाम लिया गया था, जिसने भारतीय जनता पार्टी को 30 करोड़ का चंदा दिया था, वो सीधे जुड़ी हुई है। मामला शुरू होता है 20 अक्टूबर 2020 को, जब सेल ने VIPPL नाम की एक कंपनी के साथ समझौता किया। इस समझौते के तहत सेल को एक साल में VIPPL को 1,50,000 टन स्टील देना था। और ये जो समझौता हुआ था, ये एप्को नाम की कंपनी को एक सर्टिफिकेट के आधार पर दिया गया था। एप्को को एक सर्टिफिकेट मिला हुआ था, उसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा। अब VIPPL जो है वो कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है ही नहीं, वो किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करती है। फिर आप सोचिए कि उसको दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनियों से भी ज्यादा छूट कैसे मिली थी। बल्क में खरीद रही थी तो उसको ज्यादा छूट मिली होगी, लेकिन वो तो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी ही नहीं। फिर उसको सेल बेच कैसे रहा था और छूट कैसे दे रहा था स्टील पर। समझौता यह था कि VIPPL जो है इस स्टील का केवल एक ही यूज कर सकती है कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसमें यह स्टील लगे। यह समझौता हुआ, सेल और VIPPL के बीच में समझौता हुआ कि हम आपको सस्ते दाम पे स्टील दे रहे हैं, लेकिन आप इसका उपयोग कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन के काम में। लेकिन जांच करने वाली एजेंसियों के सामने यह आया, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, कि VIPPL कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर ही नहीं रही थी। उसने क्या किया, उसने सेल से सस्ते दाम पे स्टील खरीदा और खुले बाजार में महंगे दाम पर स्टील बेच दिया। सेल ने दिया सस्ता, शर्त उसने मानी नहीं, खरीदा और महंगे दाम में बेच दिया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जाहिर तौर पर सेल के अधिकारी जिम्मेदार हैं। या तो उन्होंने कमीशन खाया होगा या ऊपर से सरकार का दबाव होगा। अब सेल ने कहा कि VIPPL कंस्ट्रक्शन का काम करती है या नहीं, इस बात की जांच इसलिए नहीं की गई क्योंकि सेल की MOU की नीति में इसका कोई प्रावधान नहीं है। CVC ने, जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा कि यह कंपनी सेल की कोई पहले से एस्टेब्लिश्ड कस्टमर नहीं थी। जब VIPPL ने अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए तो आंख मूंद के आपने भरोसा कैसे कर लिया? मान लीजिए कोई बरसों से हमारे यहां से सामान खरीद रहा है, तब तो आप उसके ऊपर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन एक नई कंपनी आती है, आपके सामने कुछ पेपर सबमिट करती है जिसमें वो बताती है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आप जांच भी नहीं करते हैं कि यह कंस्ट्रक्शन कहां हो रहा है, और उसको इतने बड़े अमाउंट का स्टील बेच देते हैं जिस पर अच्छा खासा उसको छूट देते हैं, और वो छूट लेकर खुले बाजार में महंगे दाम में स्टील बेच देता है। और सिर्फ इतना नहीं है, लापरवाही की हद देखिए। सेल से VIPPL ने खरीदा और जब सप्लाई करनी थी तो अपना पता ही नहीं दिया, अलग अलग कंपनी का पता दे दिया कि थोड़ा यहां सप्लाई कर दीजिए, थोड़ा वहां सप्लाई कर दीजिए, थोड़ा वहां सप्लाई कर दीजिए। यानी अपनी कंपनी में मंगाकर स्टील और उसको भेजने का जो खर्चा है वो भी बचा लिया। आप बेचते हैं सामान VIPPL को और सप्लाई अलग अलग जगह पर कर देते हैं। ये वही कंपनियां होंगी जिनको खुले बाजार में महंगी कीमत में बेचा गया होगा स्टील VIPPL द्वारा। अब आप देखिए, महंगी कीमत में वो बेच रहा है, आप सस्ती कीमत में भी बेच रहे हो, और साथ में ट्रांसपोर्ट कास्ट भी आप ही उठा रहे हो। और किसी अधिकारी का ध्यान नहीं जा रहा है कि जिस कंपनी को स्टील भेजा गया है, सप्लाई वहां नहीं हो रही है, किसी और कंपनी में हो रही है। और VIPPL का खेल कैसे हुआ? 12 अक्टूबर 2020 को बनती है VIPPL, और एक्पो जो है उसके पहले ही एक महीना पहले यानी 12 सितंबर 2020 को एक सर्टिफिकेट जारी कर देता है कि VIPPL के साथ उसके 11 प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है और उसका प्रदर्शन संतोषजनक है। जरा सोचिए, कंपनी बनती है अक्टूबर में और सर्टिफिकेट मिल जाता है सितंबर में कि यह हमारे साथ 11 प्रोजेक्ट में काम कर रही है। जो कंपनी है ही नहीं जमीन पर, वो 11 प्रोजेक्ट में कैसे काम कर रही थी? और उसी सर्टिफिकेट के आधार पर, बिना ये जांचे हुए कि कंपनी जिस दिन बनी है उसके पहले का सर्टिफिकेट है, इसलिए सर्टिफिकेट का कोई मतलब ही नहीं है, सेल उसको स्टील बेच देता है और वो भी सस्ते दाम पे बेच देता है। फिर जब एप्को से सवाल पूछा गया, विजिलेंस की टीम वहां जाती है और एप्को से सवाल पूछती है, तो वो क्या कहती हैं कि VIPPL की जो मालिक हैं एकता अग्रवाल, उनसे हमारे पुराने संबंध है। भाई, मालिक से तुम्हारे संबंध है।
जो नई कंपनी बनी है, कंपनी बनने से पहले ही तुमने कैसे सर्टिफिकेट दे दिया? तुम ये लिख देती कि पहले जो वेंकटेश स्टील थी, जो एकता अग्रवाल की थी, उसके साथ तुम काम करते थे, उसको सर्टिफिकेट देते। वेंकटेश स्टील खरीदता अगर स्टील, तब कोई बात होगी, वो पुरानी कंपनी है, लेकिन सर्टिफिकेट दिया गया VIPPL को। काम किया गया था वेंकटेश के साथ, मालकिन एक ही थी, एकता अग्रवाल। और हुआ यह कि जब 7 सितंबर 2020 को सरकार ने VIPPL के नाम को मंजूरी दे दी, तो एपको ने जो उसका पुराना काम का ऑर्डर था, पुराना वर्क ऑर्डर था, वो नई कंपनी के नाम से शिफ्ट कर दिया। और यह मांगा गया कि चलो पुराना ही वर्क ऑर्डर दिखा दो, तो उन्होंने कहा उसमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट अब खत्म हो चुके हैं, इसलिए हमारे पास वर्क ऑर्डर है ही नहीं। साथ में एक और बात कही कि जो हमने सर्टिफिकेट दिया था वो सेल के लिए तो था ही नहीं, आपने सेल क्यों किया? यानी जो सर्टिफिकेट था वो सेल के लिए था भी नहीं। फिर किस सर्टिफिकेट के आधार पर सेल ने सेल कर दिया, बेच दिया इतना सारा स्टील छूट के साथ? यह सवाल उठाया राजीव भाटिया नाम के एक अधिकारी ने 17 नवंबर 2022 को और शिकायत की, जिसमें VIPPL और एपको का नाम भी शामिल था। शिकायत के एक हफ्ते के अंदर 24 नवंबर 2022 को भाटिया साहब को बिना कोई वजह बताए 10 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया। उस दौरान भाटिया साहब ने PM को चिट्ठी लिखी और जांच की मांग की, लेकिन कोई नतीजा नहीं मिला। उसके बाद 11 जनवरी 2023 को लोकपाल आ जाता है, CBI आ जाता है, इन लोगों की एंट्री होती है, जांच शुरू होती है और कई सारे अधिकारियों पर जो इसके लिए जिम्मेदार थे उनको कार्रवाई के तहत निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन सबसे जो मैंने कहा दर्दनाक बात यह थी कि चुनाव के बाद सारे निलंबित जो अधिकारी थे उनको तो वापस कुर्सी पर ला दिया गया। जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था, जिनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने सेल को नुकसान पहुंचाया है, उनको तो वापस ला दिया गया। लेकिन भाटिया साहब, राजीव भाटिया साहब, जिन्होंने शिकायत की थी, उनको बाकायदा नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया 7 साल पहले, यानी भ्रष्टाचार पकड़ने की उनको सजा मिली। पूरी कहानी आपके सामने साफ है कि कैसे एक कंपनी जिसको सेल से अकूत लाभ होता है, ढेर सारा लाभ होता है, वो 30 करोड़ रुपए देती है भारतीय जनता पार्टी को चंदा। नतीजा ये कि जिन अधिकारियों की वजह से उसको लाभ हुआ, जिन्होंने सेल को नुकसान पहुंचाया, अपनी ही कंपनी को नुकसान पहुंचाया, वो तो बहाल हो गए। और जिस आदमी ने अपनी कंपनी के साथ ईमानदारी करके ये पूरा का पूरा फर्जी कारोबार पकड़ा, वो नौकरी से हाथ धो बैठा। अब ज़रा सोच के देखिएगा कि जो लोग कहते थे ना खाएंगे ना खाने देंगे, उनके राज में क्या हो रहा है। जो खाएंगे वो कुर्सी पर रह जाएंगे, और जो नहीं खाने देंगे या फिर खाने की शिकायत करेंगे, उनकी नौकरी चली जाएगी। ज़्यादा कुछ करेंगे तो ईडी पहुंच जाएगी। ठीक है, 6 महीने साल भर बाद सुप्रीम कोर्ट में ईडी को डांट पड़ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? 6 महीने साल भर जिसके घर के आगे पीछे ईडी घूमेगी, जिसकी जांच करेगी, उसका जीना तो मुश्किल हो ही जाएगा। सोचिएगा, जब दावे किए जाते हैं इस सरकार में भ्रष्टाचार ख़त्म हो गए हैं, तब इस तरह के हज़ार भ्रष्टाचार अलग अलग तरीके से कैसे दिखाई देते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।